चलिए, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ थे हम लास्ट सेक्शन में? 103 में हो गए थे। ठीक है, आज हमारा टारगेट है कुछ अच्छा करने का, लेकिन बताऊंगा नहीं क्या कहाँ तक टारगेट है। तो तुम लिखते चलिए आप, है ना, रुकने का नहीं बिल्कुल भी। चलिए, so in the last class we have discussed 101, 102, 103. Now in this lecture we are going to discuss 104. भाई आज 104 समझेंगे। 102, 101, 102, 103 कल तक समझ में आ गया था। कोई डाउट हो किसी को तो बता दीजिए मुझे। अब तक हम सेक्शन पढ़ चुके हैं 56 से लेकर 100 तक। 56 से लेकर 100 तक हो गया अपना। अब 101 से 167 हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट 10 दिन में हमें अचीव करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, 104 समझिए। 104 क्या बोलता है उसको समझिए। सर कभी कभी क्या होता है, कोई भी फैक्ट एविडेंस में एडमिसिबल बनाने के लिए, मान लीजिए कोई फैक्ट है, आप चाहते हैं उसको एविडेंस में एडमिसिबल बनाना। आप जब बात करते हो एडमिसिबिलिटी की, तो इसमें याद है शुरुआत के क्लासेस में मैंने आपको कुछ सेक्शन बताए थे। 104, 136, 165 का प्रोवाइजो, ये कुछ मैंने सेक्शंस आपको डिस्कस किए थे इनिशियली क्लासेस में। अगर आपने एविडेंस के लेक्चर्स देखे हैं शुरुआत से, हमने बताया था कि ग्राह्यता क्या होती है, एडमिसिबिलिटी क्या होती है, मैंने इसके रिगार्डिंग कोई बात बताई थी। 104 क्या बात करता है वो सुनिए। सर अगर कभी भी कोई फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट पर निर्भर करता है, मतलब आपको कोई तथ्य साबित करना है, आपको कोई फैक्ट प्रूव करना है, और वो फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट पर निर्भर कर रहा है, तो आप 104 में जो सबूत का भार होगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए होगा। जैसे इलस्ट्रेशन पढ़िए, ए विशेष टू प्रूव ड्राइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ। मतलब सर ए क्या चाहता है न्यायालय के सामने? ए ये चाहता है, ए चाहता है कि भाई सर बी ने तो ड्राइंग डिक्लेरेशन दिया है। ए क्या चाहता है, सर जो इसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, बी के द्वारा जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको साबित किया जाए। लेकिन सर इसको साबित करने के पहले ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कोर्ट के सामने कि जो बी ने स्टेटमेंट दिया था, बी की अब ओरिजिनली डेथ हो चुकी है। 32 में 4 कंडीशंस होती है। 4 कंडीशन वाले लोग 32 में एविडेंसेस दे सकते हैं। एक तो जिसकी डेथ हो गई है, हु कैन नॉट बी कॉल्ड, अगर कोर्ट ने बुलाएंगे तो उसको बहुत खर्चा आएगा कोर्ट का, और डिले और एक्सपेंसेस अकर होंगे। ठीक है, तो ये जनरली 4 ग्राउंड्स होते हैं जहां पर एविडेंसेस आप प्रूव कर दो, उनकी बहुत हायर वैल्यू होती है। मतलब एडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या होती है, मच हायर साइड पे होती है। अगर मैं बात करूं एविडेंस में, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें उनकी एविडेंशियरी वैल्यू, उनकी साक्ष्य की जो वो है, उनका जो साक्ष्य के रूप में दिए जाना जो मूल्य है वो काफी काफी ज्यादा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कन्फेशन 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 टू पुलिस ऑफिसर, कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है उसकी। कन्फेशन टू जुडिशियल ऑफिसर, हायर एविडेंशियरी वैल्यू है। डाइंग डिक्लेरेशन, हायर एविडेंशियरी वैल्यू है। एविडेंस में ज्यादातर अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसकी वैल्यू काफी हाई है। एक्सपर्ट फिटनेस बहुत हाई वैल्यू नहीं है, बहुत हाई वैल्यू नहीं है। अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई विशेषज्ञ कोई राय दे रहा है, विशेषज्ञ कोई साक्ष्य दे रहा है, बहुत हाई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है उसकी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कोई बहुत हाई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, सिर्फ कोरोबरेटिव वैल्यू है। समझ में आई बात? हाई एविडेंशियरी वैल्यू डाइंग डिक्लेरेशन की होती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो स्टेटमेंट दिया है बी ने मरते समय, इसको साबित करना, जो कि रिलेटेड है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है सर? डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मृत्युकालीन कथन वो होते हैं जो कि 2 चीजों से जुड़े रहते हैं। पहली चीज कि उसके कॉज ऑफ डेथ को बताए कि किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। दूसरी चीज कि किन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। निकालिए पर 32 एक में जल्दी से 2 लाइन देख के आइए, कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस जिसमें उसकी डेथ अकर हुई है। आपको ये पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे और आप ये पॉइंट्स देख के समझेंगे कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं।
ये बात समझ में आई? तो सर डायरेक्ट डिक्लेरेशन की जो वैल्यू होती है, एविडेंशियरी वैल्यू, बहुत हाई होती है इन कंपेयर टू अदर एविडेंसेस। बात समझ में आई? अगर आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहते हो तो उसकी डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। तो डेथ आप चाहते हो इसको एडमिसिबल बनाना, आप चाहते हो कि न्यायालय डायरेक्ट डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर ले कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उस आदमी की डेथ हुई है। बिना उसकी डेथ को प्रूव किया आप क्या डायरेक्ट डिक्लेरेशन प्रूव कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कोर्ट को कि सर डेथ हुई है। आप चाहते हो कोर्ट आपकी विल को स्वीकार करे, तो कोर्ट ये भी तो कहेगा ना भाई जिस आदमी ने विल बनाई थी उसका डेथ सर्टिफिकेट तो दे। कोर्ट बोल सकता है ना आप विल को साबित करो कोई इशू नहीं है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट दे हमें, डेथ सर्टिफिकेट लेके आ। मान लीजिए कोई पार्टी चाहती है सेकेंडरी एविडेंस देना, सेकेंडरी एविडेंसेस देना, द्वितीयक साक्ष्य देना। अब सेकेंडरी एविडेंस देने की शर्तें हैं 65 के अंदर जो लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो, किसी और के पास हो, बहुत सारी चीजें हैं तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट उसके रीड किए, पढ़े ना हमने सर डिफरेंट डिफरेंट उसके कि 65 की कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे, तभी आप द्वितीयक साक्ष्य देंगे। अब मेरी बात सुनिए, आप कोई पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है तो पहले पार्टी को क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि 65 के किस कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं। 65 में 5-6 कंडीशन है सर, किस कंडीशन में जाके आप एविडेंस दे रहे हैं ये पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, आगे आगे चलते हैं। दोनों देखिए इलस्ट्रेशंस को बैरेक्ट में लिखते चलिए, और जो बैरेक्ट का लिखा हुआ है उसको तो लिखते ही चलिए। मैं जो लिखवाऊंगा उसको लिखने से एग्जाम में मार्क्स मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बैरेक्ट पढ़ोगे, बैरेक्ट लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा राजस्थान के ओरिएंटेड। राजस्थान का ऐसा कंसेप्ट है। मैं अगर हरियाणा की बात करता हूँ तो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको उससे मार्क्स मिलेंगे। मैं अगर दिल्ली की बात करता हूँ सर हरियाणा ओपन बुक होता है, वहां बैरेक्ट वगैरह दे देते हैं आपको, बट राजस्थान में नहीं मिलता बैरेक्ट। हाँ हाँ, तो बैरेक्ट वगैरह दे देते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? आगे चले, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। The burden of proving any fact, the burden of proving any fact necessary to be proved, necessary to be proved in order to enable, in order to enable any person, in order to enable any person to give evidences, to give evidences of any other fact, of any other fact, of any other fact is on such person, is on such person, is on such person who wishes to give evidences, who wishes to give evidences, who wishes to give evidences। लिखिए, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे तथ्य को साबित करना चाहता है, किसी ऐसे तथ्य को साबित करना चाहता है जो किसी, जो किसी, जो किसी अन्य तथ्य का, जो किसी अन्य तथ्य का, अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को, साक्ष्य देने को, तो किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, समर्थ करने के लिए आवश्यक है, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा। ठीक है, डन। इलस्ट्रेशंस नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है ना सर। अब 105 क्या बोलता है वो सुनिए। सर अगर आपका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, सामान्य अपवाद में फॉल करता है आपका केस, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है चैप्टर 4 जो कि दिया हुआ है सर 76 से 106 के बीच में। ये बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं सर, ये सिर्फ आईपीसी तक ही सीमित नहीं है,
ये एनी अदर लॉ की भी बात करते हैं। अगर कोई पर्सन चाहता है कोई अपवाद का फायदा लेना, किसी एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना, कोई पर्सन चाहता है किसी एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना, तो सर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा सबूत का भार? सबूत का भार किसके ऊपर होगा? उसी व्यक्ति पर होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी सर जंगल में काम कर रहा था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, तभी क्या होता है सर, जो कुल्हाड़ी का हत्था होता है ना वो टूट के जाता है और कुल्हाड़ी का आगे वाला जो मुंह होता है वो गिर के किसी आदमी के सर में लगता है और वो आदमी की वहीं मौत हो जाती है। आप इसको मानेंगे एक्सीडेंट, क्योंकि लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स में ये सारा काम किया जा रहा था। ठीक है, जो सेक्शन 80 के जो 7 एलिमेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई भी लॉफुल काम है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में है, लॉफुल मीन्स में है, ठीक है, जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है, वो सब उस काम को किया जा रहा है उस चीज से। आप चाहते हो सेक्शन 80 में जाना, यू वांट टू क्लेम एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 80। आप बोल रहे हो कोर्ट को कि नहीं सर गलती से काम हुआ है, एक्सीडेंट था ये, इट वाज एन एक्सीडेंट, वाज ओनली एन एक्सीडेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अक्यूज के ऊपर। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है? अपराधी के ऊपर सबूत का भार होगा। भाई ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप चाहते हो भाई सेक्शन 80 कहाँ है, इसी का है ना, जनरल एक्सेप्शंस का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, जज हो गया, परसुएंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बड़ा एक्ट अवॉइड करने के लिए हो गया, डोलिन के एपेक्स हो गया, 83 वाला हो गया, जो जहाँ पे बच्चे की उम्र 7 से 12 के बीच, 7 से 12 के बीच है, 84 हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, 85 हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो गया, 87 हो गया वॉलंटरी नॉन फुटिंजीरिया हो गया। ठीक है, 87 से 82 तक ये पार्ट हो गया। फिर कोई भी ऐसा ऐसा हार्म हो गया, स्लाइट हार्म हो गया, और बाकी बहुत सारे प्रोविजन जितने भी हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गया। आप अगर कोई से भी एक्सेप्शन में फॉल करना चाहते हो, देन इट वुड बी द बर्डन ओनली अपॉन यू। ठीक है, द बर्डन नेवर शिफ्ट्स इन दोस केसेस। सबूत का भार किसके ऊपर होगा? सर आप ही के ऊपर होगा। अन्य विधि क्या होती है सर? जैसे मान लीजिए किसी भी अन्य विधि में भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं, किसी अन्य विधि में भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कोई एग्जांपल मुझे। अरे कोई एग्जांपल बताओ मुझे। बताइए मुझे कोई एग्जांपल। कोई एग्जांपल नहीं है आपकी नजर में? कोई एग्जांपल नहीं है आपकी नजर में कि किसी अन्य लॉ के अंदर भी कोई एक्सेप्शन दिया है जहां पे उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है? आईपीसी के अलावा जहां पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है? अरे सर एक्साइज एक्ट के अंदर अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम किया है और वो गुड फेथ में किया है और फिर भी उसके ऊपर चार्जेस पुट कर दिए आपने, तो आप बोलोगे ना कि मैंने गुड फेथ में काम किया है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी गुड फेथ में किसी भी एक्ट के अंदर काम किया है, तो जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। वो प्रूव करेगा पब्लिक सर्वेंट कि मेरा जो काम था वो गुड फेथ में था। ठीक है, समझ में आई बात? कितने सारे प्रोविजन है, कितने सारे एक्ट है ऐसे। प्रोटेक्शन ऑफिसर में भी है, नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफिसर किसमें? डोमेस्टिक वायलेंस में। प्रोबेशन ऑफिसर भी है। कितने सारे एक्ट के अंदर है कि अगर किसी व्यक्ति ने, तो सर आप ये समझिए कि अगर आपको कोई जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है, अपवाद दिया हुआ है, तो आप एनी अदर लॉ के अंदर जाके उसके अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं। इज इट ऑल राइट? चले आगे, चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। This section has an important qualification of the general rule. This section has an important qualification of the general rule
qualification of the general rule that in criminal trial the burden of proof is on prosecution. However, under this section, the burden of proof is on accused. However, in this section, the burden of proof is on accused. लिखिए इसमें, ये धारा एक विविध प्रावधान बनाती है, जिसके अंतर्गत डांडिक प्रक्रियाओं में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, परंतु इस धारा के अंतर्गत सबूत का भार अभियुक्त पर होगा या आरोपी पर होगा या अपराधी पर होगा, जैसे भी आपको अपराधी पर होगा। पैराग्राफ सेंस में लिखिए, wherever a person is accused of any offense, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, accused of any offense, and he wants to take exception of Indian Penal Code Chapter 4, and he want to take exception of Indian Penal Code Chapter 4 or any special exception or proviso contained in code any special exception or proviso contained in code or any law for the time being in force, the burden of proof to prove existence of circumstances on accused। लिखिए इसमें, जहां कहीं भी, क्या मैंने कहां तक लिखा है शीतल, एक बार बता दीजिए मुझे। का अभियुक्त है और उसे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत सामान्य अपवाद या किसी अन्य भाग के अंतर्गत अपवाद या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपवाद का फायदा लेना है, तो सबूत का भार
अभियुक्त पर होगा तो सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, तो सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, तथा उसे तथा उसे तथा उसे उन परिस्थितियों के अस्तित्व को भी साबित करना होगा, तथा उसे उन परिस्थितियों के अस्तित्व को भी अस्तित्व को भी साबित करना होगा। आगे लिखिए, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच, पैराग्राफ लिखना, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा, मतलब कोर्ट नहीं मानेगा कि ऐसी परिस्थितियां थी, तुम्हें बताना है कोर्ट को कि किन परिस्थितियों में वो मेरे से एक्सीडेंट हुआ या कोई भी काम हुआ, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा किन परिस्थितियों में आपको वो काम हुआ उस व्यक्ति से जो अपवादों का सहारा लेना चाहता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए अक्यूज ऑफ मर्डर एलिजेस दैट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द ए। अगर कोई कहता है कि सर कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि अनसाउंडनेस की वजह से उसको नहीं पता था नेचर ऑफ एक्ट, कोई कहता है कि वो विकृचित व्यक्ति कहता है उसके कार्य की प्रकृति नहीं पता थी। देखो सर, अनसाउंडनेस में तीन चीजें होती है। अगर आप कोई अनसाउंडनेस, कोई बताएगा मुझे कि तीन चीजें क्या होती है अनसाउंडनेस के अंदर, क्या ना 84 का एक्सेप्शन लेते हैं ना अपन, तो वहां पे तीन चीजों का पता नहीं होना चाहिए उस आदमी को एट द टाइम ऑफ डूइंग सच एक्ट। बताइए मुझे तीन सर्कमस्टांसेस, याद करें, मेरे गोला बना के बनाए थे आपको, आईपीसी के तो नोट्स लिखवाए मैंने, रफली नोट्स नहीं थे। एपीओ में आईपीसी हो चुका है टेक्निकली देखा जाए तो, इन द क्लासेस ऑफ एपीओ द आईपीसी हैज बीन ऑलरेडी बीन डन। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, कल को बोल दूं ना मैं कि पुराने लेक्चर से एपीओ आईपीसी ले लेना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग। पूरा नए वाले बच्चे नहीं, पुराने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। निकालिए एक बार 84। जो भी चीज पूछता हूं ना, एक्सपेक्टेशंस पे एक बच्चा नहीं खड़ा उतरता। आई डोंट नो मैं क्या एक्सपेक्ट कर लेता हूं तुम लोगों से। पूछो, बैरेक्ट ही रहा हूं ना। मैडम बैरेक्ट कहाँ है? मेरे पास भी नहीं है, देता वरना। नेचर ऑफ एक्ट, ओके। सेकंड थिंग, रॉन्ग, द एक्ट इज रॉन्ग और आइदर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। तीन चीजें होती है। क्या खुल जाता है ये बार बार। रॉन्ग, मतलब जो आदमी ने ऑफेंस किया है, ये सबसे मेन पार्ट है। उसको एक्ट का नेचर नहीं पता, सबसे पिवोटल पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है कि उसको कार्य की प्रकृति का ज्ञात नहीं है क्योंकि वो विकृत था। गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया। रॉन्ग मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब पैसे वैसे की नुकसान कर दिया, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। वो रॉन्ग हो गया, उसको नहीं पता, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, उसको नहीं पता। लेकिन सबसे मेन एलिमेंट क्या है इसमें, ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट। उसको कार्य की प्रकृति का अंदेशा नहीं है। जो व्यक्ति अनसाउंडनेस में काम कर रहा है, मैक्नोटन के रूल्स लिखवाए थे क्या मैंने इसमें? मैक्नोटन रूल्स, मैक्नोटन केस समझाया था मैंने? आप नहीं, नए बच्चे, पुराने बच्चों में मैक्नोटन का नियम नहीं बताया था कि एक स्कॉटलैंड के राजा वो थे, उन प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, एक उनका एक पीए था मैक्नोटन। मैक्नोटन ने उसको गोली मार दी थी और फिर उसमें नियम बनाए, फिर मैक्नोटन केस के थ्रू ये रूल्स आए सारे अनसाउंडनेस के। मैक्नोटन रूल्स नहीं लिखवाया था मैंने आप लोगों को?
गोले बनाए थे, ये तो याद है ना? याद आया तुम्हें हल्का हल्का? धूल धूल हटी गया दिमाग से। जाले आ गए हूँ। तो ये वो वाले नेचर ऑफ एक्ट की बात कर रहा है। अगर ये बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता था नेचर ऑफ एक्ट क्या है, मैंने जो कर रहा हूं मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत। मान लो एक आदमी है जो पागल हो गया है। एक कानबाई कुर्जी वाला केस बताया था मैंने आपको, कि संतों को पालेंगे दुष्टों को मारेंगे, नहीं बताया था? उस केस में क्या होता है, उस केस में जनरली उस केस में क्या होता है कि वो एक दिन रिलेशन थे उसके, अपनी पत्नी बीवी बच्चों सबसे, किसी ने कुछ मैसेज लिखा है। हाँ मीनू वेरी गुड। उसमें क्या होता है ना सर, उसमें होता क्या है, कान भाई कुर्सी में क्या होता है, एक आदमी होता है उसके अपनी पत्नी से और बच्चों से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो रात में क्या होता है, वो अपनी बीवी को मार देता है, बीवी और बच्चे दोनों को मार देता है। और सुबह सुबह सरपंच को जाके बोलता है, हे भीष्म पितामह, मैं कुंती पुत्र कर्ण, मैंने श्रीखंडी और अर्जुन को मार दिया है। अब उसको नहीं पता ना नेचर ऑफ फैक्ट क्या है, ठीक है? मैंने श्रीखंडी और अर्जुन को मार दिया है। अपनी वाइफ को श्रीखंडी बोल करके संबोधित कर रहा है और अपने बेटे को अर्जुन, और सरपंच को भीष्म पितामह, और खुद को कर्ण। कानबाई कुर्जी, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। भट्टाचार्य के अंदर तो दिया ही हुआ है ये केस, पर नेचर ऑफ एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप इस चीज को समझते हो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए। अभी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहां पे कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं कोई भी चीज फालतू नहीं आपको पढ़ाऊंगा। लिखिए लिखिए क्या, थोड़ा सा और समझिए, दूसरा इलेस्ट्रेशन पे देख लीजिए, इसका इलेस्ट्रेशन पूरे कर लीजिए, फिर मैं लिखवाने काम है। A accused of murder alleged that by the grave and sudden provocation he was deprived the power of self control. The burden of proof is on A. आईपीसी निकालिए सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1। आईपीसी तो अपने बिल्कुल हाथ में रखा कीजिए। डिप्राइव द पावर ऑफ और लूजिंग द सेल्फ कंट्रोल, अपवाद नंबर 1 300 का। आगे चलिए, सेक्शन 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइडेड बेटर, ठीक है ओके डन डन। दिया अपवाद 1 के अंदर। तो ये एक्ट क्या बन गया है सर, वो चाहता है कि मेरे एक्ट को मर्डर ना समझा जाए, मेरे को समझा जाए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, मतलब हत्या ना समझ के क्या क्या समझा जाए, सदोष मानव वध समझा जाए। क्योंकि सर सजा कम है ना 299 की, 299 की सजा 304 में कम है ना। अरे 300 की सजा कितनी है, 302। क्या सजा है यहाँ पे, डेथ और 299। अगर कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है तो कितनी सजा है, अलग अलग सजा है। अगर इंटेंशन की बात करते हैं या फिर इंजरी की बात करते हैं तो सजा कितनी है सर, LI। और अगर नॉलेज की बात करते हैं तो सजा कितनी है, तो सजा देख लीजिए सर 10 साल हो जाती है एक साथ एकदम से। तो आदमी क्या चाहता है, ये चाहता है आदमी कि उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, उसने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ पावर को प्रोवोक कर दिया वहां पे। सजा सर लाइफ इम्प्रिजमेंट से 10 साल हो रही है सजा, 2-3 साल तो ट्रायल भी चला होगा ना, 5-7 साल और जेल में निकालना है, निकाल लेंगे, यही तो होगा और क्या होगा, बात समझ रहे हो? वो चाहता है कि मेरा केस 300 में ना जाके कहां जाए, तो सबूत का भार किसके ऊपर रहेगा, सिर्फ कन्फाइन नहीं है 76 से लेकर 106 तक, लिखवाए ना आपको आईपीसी के किसी अन्य जगह भी। तीसरा पार्ट देखिए 325 में और 335 में, एक बार जाके 325 की सजा कितनी है और 335 की सजा कितनी है, सजा देखिए आप लोग चौंक जाएंगे। इसमें कितनी सजा है और 335 में कितनी सजा है, सजा बता दीजिए दोनों में, सजा में रात दिन का अंतर है। 325 में कितनी सजा है, अरे सीआरपीसी के पीछे देखिए ना सीधा,
और 335 में ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी को बहुत बुरा मारा है आपने, ठीक है ना, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट केस 325 वाला, हथियारों के साथ। अब अल्टीमेटली क्या होता है सर, अल्टीमेटली क्या होता है, सुनिएगा बात। अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से नहीं मारा था, उसने पहले मेरे ऊपर हमला किया था इसलिए फिर मैंने उसको मारा तो ज्यादा मार दिया, उसकी मौत नहीं हुई है, मतलब मैंने जो उसको पीटा, मैंने जो घोर उपति कारित करी वो प्रोवोकेशन पे करी है, तो केस कहां चला जाता है आपका? कहां सजा हो रही थी 7 साल, कहां सजा हो रही थी 10 साल, सीधी सजा कितनी हो गई? समझ रहे हैं बात? समझ में आई कहानी? हम करते तो है 335 में मुकदमा लेके आते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि 335 में दर्ज किया जाए मुकदमा। जी तो हियरिंग होती है ना चार्जेस के ऊपर, जब आरोपों का विचारण किया जाता है न्यायालय के द्वारा। न्यायालय जब आरोपों का विचारण करती है तो वकील साहब कहते हैं कि सर मामला प्लीज 335 के में रखा जाए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई माय लेग इज लिंपिंग, चलो कोई बात नहीं अभी। लिखिए 106 इलस्ट्रेशन नोट कर लेना सर प्लीज, ठीक है ना। आप लोगों से यही विनती है कि आप इलस्ट्रेशन नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं 106 नहीं, मैं 105 में और बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहता हूं आपको। Although this batch is not foundation, but I would like to teach more on this topic 105 के ऊपर। किसका नाम लिखिए, किसका नाम लिखिए? सेल्फ डिफेंस में ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए इंसेनिटी के लिए लिखिए, एक हेडिंग डालिए इंसेनिटी। इंसेनिटी, विकृत चित्ता, विकृत चित्ता। किसका नाम लिखिए? भिखारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, भिखारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें लिखिए इफ एन अक्यूज प्लीड्स इंसेनिटी, यदि यदि अभियुक्त विकृत चित्ता, यदि अभियुक्त विकृत चित्ता, विकृत चित्ता विकृत चित्ता की परिस्थितियों को साबित करना चाहता है, विकृत चित्ता की परिस्थितियों को साबित करना चाहता है, तो सबूत का भार भी उसी के ऊपर होगा, तो सबूत का भार भी उसी के ऊपर होगा, तो सबूत का भार भी उसी के ऊपर होगा। If an accused pleads insanity, he has to prove that he was insane, he was insane, he was insane at the time of occurrence. He was insane at the time of occurrence. लिखिए सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, स्वयं की प्रतिरक्षा, स्वयं की प्रतिरक्षा, स्वयं की प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस। किसका नाम लिखेंगे? रिजान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें द पर्सन हु प्लीड सेल्फ डिफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम। दो जो व्यक्ति स्वयं की प्रतिरक्षा, स्वयं की प्रतिरक्षा
न्यायालय के समक्ष रखता है, स्वयं की प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष रखता है, तो सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा, तो सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। लिख लिया, द पर्सन हु प्लीड्स सेल्फ डिफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन हिम, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन हिम। 106 में आइए, 106 को हम बोलते हैं रेस इप्सा लिक्विटर। एक मैक्सिम लिखिए 106 में, रेस इप्सा लिक्विटर। हाँ लिखिए, इसमें लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, रेस इप्सा लिक्विटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तथ्य तथ्य स्वयं अपनी बात कहते हैं, तथ्य स्वयं अपनी बात कहते हैं, तथ्य स्वयं अपनी बात कहते हैं, तथ्य स्वयं अपनी बात कहते हैं। इसमें लिखिए, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 106। देखिए ऐसे, सॉरी ऐसे लिखिए, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लिक्विटर। ये सिद्धांत, ये धारा रेस इप्सा लिक्विटर के सिद्धांत पर आधारित है, ये धारा रेस इप्सा लिक्विटर के सिद्धांत पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है। लिखना स्टार्ट कीजिए, wherever any fact, जहां कहीं भी कोई विशेष तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, जहां कहीं भी कोई विशेष तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, wherever any special fact within knowledge of any person, the burden of proving such fact is upon him, the burden of proving such fact is upon him। किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, स्पेशल फैक्ट क्या होता है वो समझिए बात मेरी। पर्टिकुलर फैक्ट और स्पेशल फैक्ट में क्या अंतर है? देखो सर, 103 की हम बात कर रहे थे, 103 पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है, 106 बात करता है स्पेशल नॉलेज में कोई फैक्ट है, अपने ज्ञान में कोई फैक्ट है, तो आपको रखना है। दोनों में क्या अंतर होता है हम देख, अभी इसको मैं बात बताता हूं। ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये जो स्पेशल नॉलेज वाला फैक्ट होता है, ये सिर्फ वो पर्सन जानता है और कोई नहीं जानता। समझ में आई? जैसे प्लियो फिलिपी का एग्जाम्पल लिया था ना मैंने यहाँ पे अन्यत्र उपस्थिति का, तो भैया आपके घर में 4 लोग और जानते होंगे, आपके घर में 4 लोग और जानते होंगे कि आप कहाँ थे सुबह जब उसका मर्डर हुआ था अजमेरी गेट पे, तो आपने मारा ही नहीं मारा, 4 लोगों को और पता है, ठीक है ना। लेकिन वही मैं बात करता हूँ, रेलवे का टिकट खरीदा ही नहीं खरीदा, ये तो सिर्फ आप ही को पता है। आपके घर वाले जानते हैं कि आपने रेलवे का टिकट खरीदा या नहीं खरीदा? अरे जनरल का टिकट खरीदा आपने रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर से, अब आपके घर वालों को थोड़ी पता आपने खरीदा या नहीं खरीदा टिकट, ये तो आप ही को पता है ना। क्या 4 लोग जानते हैं क्या इसकी बात को? ये पर्टिकुलर फैक्ट बाकी लोग जान सकते हैं, लेकिन स्पेशल नॉलेज वाला जो फैक्ट होता है ये सिर्फ वो पर्सन ही बता पाएगा। इलस्ट्रेशन देखिए, अरे देखिए इलस्ट्रेशन, where a person does an act with intention other than that which the character and circumstances of that suggests, the burden of proof is upon such fact। अब देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसने उस आशय से भिन्न कार्य किया है। अरे सर, ये जो इलस्ट्रेशन है ना इसका 106 का, इट इज नॉट वेरी टिपिकल इलस्ट्रेशन, लेकिन ये इलस्ट्रेशन इंटेंशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। आप एक बार इलस्ट्रेशन को पढ़िए, आप एक बार उस दृष्टांत को पढ़िए, आपको समझ में आएगा
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोविजंस। और ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, जिसको भी इंटेंशन समझ में नहीं आता या नॉलेज समझ में नहीं आती उसको एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए कि इंटेंशन और नॉलेज में क्या होता है। मतलब अगर कोई भी काम करता है कोई आदमी किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में, तो ये सिर्फ उसी की नॉलेज में है। मान लीजिए एक आदमी रोज रोड यहां से बाहर निकलता है, ठीक है, और रोज हॉर्न बजाते हुए निकलता है बहुत तेज, जैसे क्लास छूटेगी वो आएगा और ऐसे हीरो बन के घूमता है। अब आप कोचिंग के होनहार छात्र हो, आपको लगता है कि यार ये हमारी छात्राओं के लिए आता है कोचिंग में, कोचिंग के बाद ये हॉर्न बजाते हो इसी टाइम आता है 6, सवा 6, साढ़े 6 जब क्लास छूटती है। मान लीजिए आपको एक रीजनेबल डाउट है खुद के मन में, ऐसा कोई आता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल की तहत ही लिया जाए। मान लीजिए लेकिन आपको हमेशा लगता है कि यार ये हर दिन क्यों आता है, ठीक है, आपकी इंटेंशन है कि इसको 2 थप्पड़ देके भगा दिया जाए ताकि वापस ना आए। लेकिन मनी मन में आप सोच रहे हो कि इसको 2-3 दिन के लिए एडमिट करके पहुंचा दिया जाए ठिकाने। इंटेंशन है नहीं आए लेकिन 2-3 दिन के लिए ठिकाने लग जाए अस्पताल। कुछ चीजें होती है आप जो चाहते हैं वो आपकी इंटेंशन होती है, लेकिन असली जो नॉलेज है वो आपकी, वो आप ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। ये जो एग्जांपल है ना इसका, ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, व्हेन ए पर्सन डज एन एक्ट विद द सेम इंटेंशन विद सम इंटेंशन अदर देन दैट व्हिच द कैरेक्टर सर्कमस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सजेस्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम। कल को मान लीजिए अमित ने उसको बहुत इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बेचारा 2-5-10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो यही बताएगा ना कि सर मेरा ये इंटेंशन था, मेरे मन के अंदर इंटेंशन ये था कि ये बाहर आना बंद करे, क्योंकि सभी छात्र बहन है ना। तो इसकी जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन थी कि कोई बाहर ना आए। हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे ये तुमको देख के मैं हंस रहा हूं देखो ना, ये तो बच्चे सब हंस रहे हैं। जो भी बात है छोड़ो उस बात को यार, उस बात को गोली मारी जाए तो मतलब ये बताना, मान लीजिए आपकी क्या इंटेंशन थी और आपने क्या काम किया है वो आप ही बता पाओगे। बात समझ में आ रही है? जिसको भी इंटेंशन और नॉलेज समझ में नहीं आता ना, तो एग्जांपल समझना ये वाला, ये इलस्ट्रेशन समझना कि तुम्हारी नॉलेज में जो चीज होती है वो तुम छुपा के रखते हो, इंटेंशन वो थी जो तुम प्रकट करते हो। देखो सर, इंटेंशन को आदमी प्रकट कर देता है बाय द वे ऑफ एक्ट, लेकिन नॉलेज को प्रकट नहीं करता। तुम्हारा जो ज्ञान है ना अंदर का, उसको प्रकट नहीं करता, जो तुम्हें ज्ञात है चीज। लेकिन आदमी अपने आशय को बाय द वे ऑफ एक्ट, ओमिशन, डिक्लेरेशन, ओमिशन, ये सबसे सामने ले आता है, लेकिन नॉलेज को नहीं लेके आ पाता कि असली नॉलेज क्या है। बात समझ में आ रही है? तो कौन बताएगा? मान लीजिए ज्यादा 2 हाथ मारने थे, 4-5 हाथ मार दिए, तो बताएगा ना कि यार सर क्यों किया ऐसा मैंने। और सिस्टर इसलिए बोला क्योंकि उससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है, जो द वे ऑफ प्रोटेक्टनेस आती है। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो? आप अपने के लिए भी कर सकते हो, दूसरों के प्रति भी कर सकते हो, दूसरों की रक्षा के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो ना। इसलिए मैंने वो बात बोली, इनमें हंसने से कोई बात नहीं थी तुम लोग बस हंसते रहते हो। हंसने में कहना थोड़ी होता है। साइलेंस इज मोर देन वर्ड्स। अरे अरे मैंने इससे कहा कि आपने दो हाथ ज्यादा इसलिए मार दिए क्योंकि आप सबको यहाँ पे अपनी बहन कंसिडर करते हो, क्योंकि अरे जब ये कंसिडर करेंगे तभी तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला था? कोई बात नहीं, कोई बात, ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए, ऐसे यही। चलिए लिखिए इसमें वो मारने पीटने के चले गए थे चलिए इलस्ट्रेशन नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, मैं सेक्शन लिखवा चुका हूं।
एक केस का नाम लिखिए, महावीर सिंह वर्सेस रोहिणी, रोहिणी आरपी सिंह। लिखिए इसमें, दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू द पार्टीज, ओनली टू द पार्टी, ओनली टू द पार्टीज ऑफ सूट एंड प्रोसीडिंग, पार्टीज ऑफ सूट और प्रोसीडिंग्स। ये धारा, ये धारा सिर्फ वाद या कार्रवाई के पक्ष, ये धारा वाद या कार्रवाई के पक्षकारों पर ही लागू होती है, वाद या कार्रवाई के होती है। आगे लिखिए, in this section the parties need to prove, in this section the parties need to prove, the parties need to prove parties need to prove मेंस रिया, मेंस रिया। इस धारा के अंतर्गत पक्षकारों को, इस धारा के अंतर्गत पक्षकारों को दोषपूर्ण आशय साबित करना होगा, दोषपूर्ण आशय साबित करना होगा। दोषपूर्ण आशय साबित करना होगा। किसका नाम लिखिए, स्कॉट वर्सेस लंदन कैथरीन डॉक्स, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है रेस इप्सा लुकिटर का। स्कॉट वर्सेस लंदन, लंदन कैथरीन डॉक्स, लंदन कैथरीन डॉक्स कंपनी लिमिटेड 1865। लिखिए इसमें, negligence on the part of defendant, negligence on the part of defendant, negligence on the part of the defendant who is a crane operator, who is a crane operator, who is a crane operator, so the burden of proof is on, so the burden of proof is upon him, so the burden of proof is upon him, so the burden of proof is upon him। क्रेन संचालक द्वारा, क्रेन संचालक द्वारा लापरवाही बरती गई, लापरवाही बरती गई, क्रेन संचालक द्वारा लापरवाही बरती गई, जो कि प्रतिवादी भी है, लापरवाही बरती गई जो कि प्रतिवादी भी है, जो कि प्रतिवादी भी है, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा, 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 उसी व्यक्ति पर होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है ना सर, एक क्रेन ऑपरेटर रहता है, इस केस से आया था ये रेस इप्सा लुकिटर है ना सर, 1865 में इसी से आया था। फिर इसके बाद में इस कंसेप्ट को 106 में ला दिया। इस केस में क्या होता है सर, एक क्रेन ऑपरेटर होता है जो क्रेन से सामान लेके जा रहा होता है, तब उसकी क्रेन की पकड़ छूटती है, सामान गिर जाता है और नीचे कुछ व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्रेन ऑपरेटर के ऊपर केस हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो जो फैक्ट उसके स्पेशल नॉलेज में है वो बताएगा ना वो चीज, तो ये सबूत का भार वहां से था। फिर सर ये इंडियन केस में भी आया, केस का नाम लिखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सौभाग्यवती।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सौभाग्यवती, इसमें लिखिए रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत भारत में इस केस द्वारा प्रतिपादित किया गया। बाय दिस केस रेस इप्सा लोकेटर प्रिंसिपल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत इस भारत में इस केस द्वारा प्रतिपादित किया गया। द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोकेटर has been incorporated by this case, has been incorporated by this case, by this case। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।